सैकड़ों साल पहले जब मिथिला राज्य में गोनू झा नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोनू झा वैसे तो जाति से ब्राह्मण थे, लेकिन वे खेती बाड़ी करके ही अपना जीवन यापन करते थे। जीवन एक साधारण किसान की तरह था, परंतु फिर भी लोग उन्हें सम्मानपूर्वक पंडित जी कहकर बुलाते थे। इसका कारण था उनका अत्यंत समझदार और चतुर स्वभाव। गोनू झा न केवल मेहनती किसान थे, बल्कि वे बड़े ही बुद्धिमान और व्यावहारिक भी थे। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे और अक्सर अपनी समस्याओं का समाधान पूछने के लिए उनके पास आते थे। गोनू झा भी हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। चाहे किसी के घर का झगड़ा हो, खेत की समस्या हो या फिर कोई सामाजिक उलझन, लोग निसंकोच उनके पास पहुंचते थे और गोनू झा भी सभी को धैर्यपूर्वक सुनकर उचित सलाह देते थे। गोनू झा के पड़ोस में एक और किसान रहता था जिसका नाम था रामदीन। रामदीन भी बाकी किसानों की तरह ही खेती बाड़ी करके अपना जीवन चला रहा था, लेकिन वह अक्सर परेशान रहता था। उसकी चिंता का मुख्य कारण यह था कि उसकी जमीन से होने वाली आमदनी बहुत ही कम थी, जबकि वह भी मेहनत कम नहीं करता था। एक दिन की बात है, रामदीन का चचेरा भाई उससे मिलने के लिए उसके घर आया हुआ था। बातचीत के दौरान रामदीन ने अपने दिल का हाल उससे बांट दिया और कहा, भैया, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी मेरी फसल अच्छी नहीं होती। समझ नहीं आता कि गलती मेरी है या मेरी किस्मत की। यह सुनकर उसका भाई बोला, अरे भाई, तुम्हारे पास तो इतनी सारी जमीन है, फिर भी तुम क्यों परेशान रहते हो? अगर तुम खुद ठीक से खेती नहीं कर पा रहे हो तो इस जमीन को किसी और को दे दो, वह तुम्हारी तुलना में बेहतर कमाई कर लेगा। रामदीन ने सिर झुकाते हुए कहा, दूर से देखने पर लगता है कि सारी गलती मेरी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं इस जमीन पर सचमुच खूब मेहनत करता हूं, दिन रात एक कर देता हूं, लेकिन क्या करूं, यह जमीन ऐसी ही है। इसमें तो जैसे कोई उपजाऊ शक्ति ही नहीं बची। रामदीन की बात सुनकर उसका भाई थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, अगर ऐसा है तो फिर इस जमीन को बेच दो। कम से कम तुम्हें कुछ धन तो मिलेगा जिससे तुम कोई और काम शुरू कर सको। रामदीन बोला, नहीं भैया, मैं यह जमीन बेचना नहीं चाहता। यह मेरे पुरखों की दी हुई निशानी है। अगर मैंने इसे बेच दिया तो मेरी जड़ों से मेरा नाता टूट जाएगा। मेरे पूर्वजों की यादें इसी खेत से जुड़ी हुई हैं। चचेरे भाई ने सलाह दी, तो फिर तुम ऐसा करो, इस जमीन पर खेती करने के बजाय कोई दूसरा काम शुरू कर दो, जैसे गाय भैंसों का तबेला खोल लो। दूध बेचकर भी अच्छा मुनाफा हो सकता है। रामदीन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी सलाह बहुत अच्छी है, लेकिन गाय और भैंस खरीदने के लिए मेरे पास धन नहीं है। अगर धन होता तो मैं जरूर कुछ नया करता। अब तो बस यही जमीन है जिससे मुझे उम्मीद रहती है, लेकिन जब यह भी साथ नहीं देती तो दिल टूट सा जाता है। इस तरह से जमीन का उपजाऊ न होना रामदीन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गया था। वह दिन ब दिन उदास और चिंतित रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं बनी रहती थीं। बात बात पर झुंझला उठता था और इस वजह से घर का माहौल भी बोझिल हो गया था। उसे हर समय परेशान देखकर उसकी पत्नी एक दिन उससे कहने लगी, आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, कभी जमीन को लेकर तो कभी अपने परिवार को लेकर, लेकिन अब करते कुछ नहीं। सिर्फ सोचने से काम नहीं बनता, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। भाग्यवान, तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूं। रामदीन ने भारी स्वर में कहा, यह मेरे पुरखों की जमीन है, इसलिए इसे बेचने का मेरा दिल नहीं करता, और कोई दूसरा काम मैं इस जमीन पर कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इतना धन भी नहीं है। उसकी पत्नी विमला कुछ देर तक उसे चुपचाप देखती रही, फिर शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोली, इस तरह से सोचते रहोगे तो तुम्हें कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आएगा। हर बार एक ही बात सोचकर परेशान हो जाना कोई समाधान नहीं है। सोच को बदलो, तभी रास्ता निकलेगा। रामदीन ने उदासी से सिर झुकाते हुए कहा, और मैं कर भी क्या सकता हूं, सिवाय इस खेत के? मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। यही तो मेरी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है। विमला ने उसकी आंखों में झांका और प्यार भरे स्वर में बोली, जो भी हो, आपको इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना ही होगा।
हमारे बेटे का भविष्य अब तुम्हारे फैसले पर निर्भर है। वह अब बड़ा हो रहा है, हमें उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। उसके सपने अधूरे न रह जाएं, इसके लिए तुम्हें अब कुछ ठोस कदम उठाने होंगे। रामदीन ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, ठीक है भाग्यवान, मैं जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा, अब और नहीं टाल सकता। अगले दिन रामदीन अपने खेत में चुपचाप बैठा था। उसके चेहरे पर निराशा की गहरी छाया थी। हवा चल रही थी, लेकिन उसकी सोच ठहरी हुई थी। खेत में हरी भरी घास लहरा रही थी, पर रामदीन की आंखों में खालीपन था। वह खुद से बड़बड़ाने लगा, अब इस खेत में कुछ नहीं रखा। मैं कितनी मेहनत कर लूं, लेकिन यह जमीन जैसे कुछ लौटाने को तैयार ही नहीं। अगर मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा तो मेरा सारा परिवार भूखा ही रह जाएगा। विमला की बात बिल्कुल सही है, और अब मेरा बेटा भी बड़ा हो रहा है, तो मुझे उसके भविष्य के बारे में भी सोचना चाहिए। कुछ देर सोचने के बाद उसने मन ही मन निर्णय ले लिया, क्यों ना मैं इस खेत को बेच दूं। जितनी देर करूंगा, इस खेत का दाम उतना ही कम होता जाएगा। वैसे भी क्या पता, अभी इस खेत का मुझे अच्छा दाम मिल जाए। यह सोचते हुए वह घर लौटा और अपनी पत्नी और बेटे राजू को बताया, मैं यह खेत बेचने का फैसला कर चुका हूं, अब और रुकना ठीक नहीं। विमला थोड़ी देर तक स्तब्ध रही, फिर बोली, आप एक बार अच्छे से सोच लीजिए। माना कि हमारे हालात अभी अच्छे नहीं हैं, और मैं यह भी चाहती हूं कि आप कोई अच्छा काम करें, लेकिन मैं यह नहीं चाहती कि आप उस खेत को बेच दें। राजू, जो अब किशोरावस्था में कदम रख चुका था, आगे बढ़ा और बोला, पिताजी, मैं भी यही चाहता हूं कि आप यह खेत न बेचें। इस खेत से हमारी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। यहीं पर मैंने अपने बचपन के दिन बिताए हैं। यहीं पर मां ने हमें पहली बार हल्दी की फसल दिखाई थी। आज तक इसी खेत ने हमें बचाए रखा है। आप इस खेत को मत बेचिए। रामदीन गहरी सांस लेते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझता हूं, लेकिन फिर भी यह खेत बेचना बहुत ही जरूरी है। अभी अगर हमने इस खेत को बेचने में देर कर दी, तो क्या पता कल को कोई इस खेत को लेने को तैयार होगा भी या नहीं। इसलिए मैं कल ही यह खेत बेचने के लिए कुछ अमीर लोगों से मिलने के लिए जाऊंगा। रामदीन ने भारी मन से कहा, जो इस खेत का मुझे अच्छा दाम देगा, मैं ये खेत उसी को बेच दूंगा। अब और इंतजार करने से कोई फायदा नहीं है। अगले दिन सुबह जल्दी ही रामदीन तैयार होकर गांव के जमींदार के पास पहुंचा। उसका मन उदास था, लेकिन उसे लगा कि यही एकमात्र रास्ता बचा है। जमींदार गांव का सबसे बड़ा और अमीर आदमी था, लेकिन उतना ही चालाक और स्वार्थी भी। वह हमेशा किसानों की मजबूरी का फायदा उठाने में पीछे नहीं हटता था। जब रामदीन जमींदार के दरवाजे पर पहुंचा, तो जमींदार अपनी कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने रामदीन को देखकर आंखें तरेरीं और बोला, हां भाई रामदीन, कैसे आना हुआ? क्या कोई काम है? रामदीन ने नम्रता से कहा, जमींदार जी, मैं अपना खेत बेचना चाहता हूं। जमींदार ने हंसते हुए कहा, खेत बेचने की कोई तो वजह होगी रामदीन। रामदीन ने सिर झुकाते हुए जवाब दिया, बस यही कि मेरा खेत अब कुछ खास उपजाऊ नहीं रहा जमींदार जी। कई सालों से मेहनत कर रहा हूं, लेकिन अब उतनी फसल नहीं होती जितनी पहले होती थी, और परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। इसी वजह से मुझे मजबूरी में यह खेत बेचना पड़ रहा है। जमींदार ने नजरों में शंका और तंज भरकर कहा, जब तुम्हारा खेत उपजाऊ ही नहीं है, तो उसे मैं लेकर क्या करूंगा? उसमें तो मुझे भी घाटा ही होगा। रामदीन ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अरे जमींदार जी, आपके पास तो बहुत सारा पैसा है। आप चाहें तो इस खेत में कोई दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं, गोदाम बना सकते हैं या कोई बाग लगा सकते हैं। आपको घाटा नहीं होगा। जमींदार ने आंखें मिचमिचाते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, मेरे पास चाहे जितना भी धन हो, वह सब मैंने अपनी मेहनत और अक्ल से कमाया है। मैं उस धन को किसी बेकार खेत को खरीदने में क्यों लगाऊं? रामदीन ने विनती करते हुए कहा, जमींदार जी, आप जितनी कीमत तय करेंगे, मैं उतने में यह खेत आपको बेच दूंगा। मुझे बस इतना चाहिए कि मैं अपने परिवार को भूखा न देखूं। जमींदार के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान फैल गई। वह अंदर ही अंदर खुश हो गया, क्योंकि यही मौका था किसी की मजबूरी का फायदा उठाने का।
उसने बनावटी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, रामदीन, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ गई है। चलो, मैं यह खेत तुमसे खरीद तो लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें इसके ज्यादा दाम नहीं दे पाऊंगा। मेरा भी कुछ घाटा होगा। रामदीन बोला, फिर भी जमींदार जी, आप मुझे इस खेत के कितने पैसे देंगे? जमींदार ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, मैं तुम्हें इसके ज्यादा से ज्यादा 1000 सिक्के ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। रामदीन कुछ देर तक सोचता रहा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। फिर बोला, लेकिन यह तो बहुत ही कम है। मेरा खेत ज्यादा नहीं तो कम से कम 4000 सिक्कों का है। आप मुझे कुछ कम दे दीजिएगा, ज्यादा नहीं तो 3000 सिक्के तो मुझे दे ही दीजिए। जमींदार उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे जब इस खेत से कुछ पैदा ही नहीं होना है तो ये खेत मेरे किस काम का? यह तो पूरी तरह बंजर है। ऐसे बंजर खेत के लिए 1000 सिक्के भी कौन देगा? और फिर उस जमीन का मैं करूंगा क्या? अगर तुम सचमुच 1000 सिक्कों में अपना खेत बेचना चाहते हो तो बताओ, वरना मैं यह सौदा नहीं करूंगा। रामदीन की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। वह समझ चुका था कि जमींदार उसकी मजबूरी का फायदा उठा रहा है, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था। पेट की आग जमीन से बड़ी हो चुकी थी। वह मायूस होकर बोला, ठीक है जमींदार साहब, आप जो भी देना चाहते हैं दे दीजिए। और इस तरह जमींदार ने मात्र 1000 सिक्के देकर रामदीन से वह खेत खरीद लिया। वह खेत जिसमें भले ही अनाज न उगता हो, लेकिन सालों की मेहनत और उम्मीदें जरूर दफन थीं। रामदीन बड़े उदास मन से वह रकम लेकर अपने घर लौट पड़ा। लौटते समय रास्ते में उसे उसका पड़ोसी गोलू झा मिल गया। गोलू झा एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति था, जो खेती-बाड़ी के साथ साथ जमीन की सही कीमत का अंदाजा भी अच्छे से लगाता था। जब उसे यह बात पता चली कि रामदीन ने अपना खेत केवल 1000 सिक्कों में बेच दिया है, तो वह चौंक उठा। उसकी आंखों में अविश्वास साफ झलक रहा था। वह जोर से कहने लगा, अरे रामदीन, तुम्हारा खेत तो बहुत ही बड़ा है और अच्छी जगह पर स्थित है। उस खेत की कीमत कम से कम 4000 सिक्के तो बनती ही है। तुम क्या पागल हो गए हो जो इतने कम पैसों में अपना खेत बेचकर चले आए? रामदीन ने एक लंबी सांस ली और दुखी मन से बोला, अब मैं क्या करूं पंडित जी? वो खेत अब उपजाऊ नहीं रहा। उसमें ना तो गेहूं होता है, ना चना और ना ही कोई और फसल। मैंने सालों मेहनत की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। अब जब उसमें कुछ उगता ही नहीं, तो फिर कोई दूसरा आदमी मुझे उसके बदले अच्छे पैसे क्यों देगा? गोलू झा ने माथा पकड़ लिया और गंभीर स्वर में बोले, अरे क्यों नहीं देगा? खेत उपजाऊ हो या नहीं, लेकिन जमीन तो जमीन है, उसकी अपनी एक कीमत होती है। और तुम्हारा खेत तो गांव की सीमा के पास है। वहां भविष्य में कोई फैक्ट्री भी बन सकती है या कोई नया रास्ता निकल सकता है। तुमने जल्दबाजी कर दी रामदीन। रामदीन सिर झुकाकर बोला, लेकिन पंडित जी, अब मैं क्या करूं? मैंने तो जमींदार से 1000 सिक्के ले लिए हैं और अब वह खेत कानूनी तौर पर उसका हो चुका है। अगर आप मुझे थोड़ी देर पहले मिले होते तो शायद आप मेरी कुछ सहायता कर पाते। और वैसे भी वो जमींदार बहुत ही चालाक है। गोलू झा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम परेशान ना हो रामदीन, तुम अपने घर जाओ, मैं कुछ सोचता हूं और फिर तुमसे मिलने के लिए आता हूं। गोलू झा ने रामदीन को आश्वासन देते हुए कहा। रामदीन, जो अब थोड़ी उम्मीद की लौ लेकर घर लौट रहा था, रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या उसकी जिंदगी में कोई बदलाव आ सकता है। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई, खेत की बिक्री, जमींदार की चालाकी और गोलू झा द्वारा दिए गए भरोसे के बारे में। यह सब सुनकर उसकी पत्नी भी बहुत ही दुखी हो गई। उसकी आंखें भर आईं और वह कहने लगी, वो जमींदार तो बहुत ही चालाक निकला। भले ही हमारी जमीन उपजाऊ नहीं थी, लेकिन फिर भी उसकी कीमत इतनी कम नहीं होनी चाहिए थी। तुमने इतनी जल्दी फैसला क्यों ले लिया? रामदीन ने भारी मन से जवाब दिया, हां, पंडित जी भी यही कह रहे थे। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह देखेंगे कि क्या हो सकता है। अब बस मैं भगवान पर भरोसा कर रहा हूं। अगली सुबह रामदीन फिर से गोलू झा के घर आया। गोलू झा ने उसे दरवाजे पर ही देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
रामदीन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस मिल जाएगी। देख लेना, मैं कुछ ऐसा करूंगा कि वह जमींदार खुद ही तुम्हें जमीन वापस बेचने के लिए बुलाएगा। रामदीन थोड़ा संकोच करते हुए बोला, लेकिन वह जमीन मुझे वापस क्यों बेचेगा? और वैसे भी मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। गोलू झा ने आत्मविश्वास से कहा। रामदीन, वह जमींदार तुम्हें जरूर बुलाएगा, और जब वह तुम्हें बुलाकर जमीन खरीदने की बात करे तो तुम उसे 200 सिक्कों से ज्यादा कीमत मत देना। बाकी सब मैं देख लूंगा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद तुम्हारी मदद कर दूंगा। तुम बस मेरी बात मानो। रामदीन ने श्रद्धा से सिर हिलाया और बोला, ठीक है पंडित जी, अब आपकी ही आशा है। सारी योजना समझा देने के बाद गोलू झा सीधे जमींदार के पास पहुंचे। वहां पहुंचते ही उन्होंने चालाकी से कहा, जमींदार जी, मुझे एक खेत खरीदना है। मैंने सुना है कि आपके पास बहुत सारे खेत हैं। अगर आपका कोई खेत मुझे पसंद आ गया तो मैं उसे बाजार कीमत से 2 गुने दाम पर भी खरीद सकता हूं। यह सुनते ही जमींदार का मन खुशी से नाचने लगा। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई। वह मुस्कराते हुए बोला, अगर तुम मुझे दुगने दाम देने को तैयार हो तो फिर मैं तुम्हें अपना खेत बेच सकता हूं। गोलू झा ने शांति से जवाब दिया, देखिए जमींदार जी, मैं आपसे खेत तभी लूंगा जब मुझे वो खेत पसंद आ जाएगा। जमींदार ने कहा, हाँ हाँ, ये बात तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको अपने खेत दिखाता हूं। हाँ हाँ चलिए, गोलू झा बोले, और फिर जमींदार उन्हें अपने खेत दिखाने के लिए ले गया। जमींदार सबसे पहले गोलू झा को अपने सबसे बढ़िया खेत पर ले गया। खेत को दूर से ही दिखाते हुए वह गर्व से बोला, यह खेत मेरे दादा परदादा ने मेरे लिए छोड़ा था। यह हमारी पुश्तैनी जमीन है। मैं इसे किसी भी हाल में 2 गुने से कम दाम में नहीं दे सकता। इसकी कीमत कम से कम 5,000 सिक्के हैं, वो भी कम। गोलू झा ने अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बड़ी चालाकी से अपनी पंडिताई दिखाते हुए कहा, अरे वाह, आपका यह खेत तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से उत्तम दिशा में स्थित है। कोई आश्चर्य नहीं कि इसी खेत के कारण आपकी तरक्की हुई है। इस दिशा में स्थित भूमि शुभ फलदायक मानी जाती है। लगता है इसी खेत ने आपको धन धान्य से भर दिया है। लेकिन अब मुझे भी समृद्ध होना है, इसलिए ठीक है, यह खेत मैं आपसे ले लूंगा। गोलू झा की बात सुनकर जमींदार एक पल के लिए सोच में डूब गया। वह अपने बीते वर्षों को याद करने लगा। सचमुच जब से यह खेत उसे मिला था तब से उसका जीवन सुखमय हो गया था। उसकी आमदनी बढ़ी, मान सम्मान मिला और प्रतिष्ठा भी। वह घबरा गया, कहीं यह खेत बेच दिया और सौभाग्य भी चला गया तो? उसे गहरी सोच में डूबा देखकर गोलू झा ने मुस्कुराकर पूछा, जमींदार जी, किस सोच में पड़ गए आप? जमींदार झेंपते हुए बोला, अरे नहीं नहीं पंडित जी, मैं आपको यह खेत नहीं बेच सकता। मैं तो आपको यह खेत सिर्फ दिखाने लाया था। यह जमीन मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए मैं इसे नहीं दूंगा। लेकिन मैं आपको कोई और अच्छा खेत दिखा देता हूं। और फिर जमींदार गोलू झा को एक दूसरे खेत पर ले गया। दूसरे खेत पर पहुंचते ही गोलू झा फिर से वैसे ही मीठे शब्दों और व्यंग्य भरी बातों में उलझाने लगा। उसने खेत की दिशा, मिट्टी की गुणवत्ता, आसपास के वातावरण की प्रशंसा करते हुए बातें बनाई। जमींदार ने कुछ क्षण सोचा, फिर बोला, पंडित जी, क्षमा कीजिए, यह खेत भी मैं नहीं बेच सकता। इसका भी मेरे जीवन में खास महत्व है। गोलू झा ने होंठ चबाते हुए कहा, जमींदार जी, लगता है आपका मन खेत बेचने का है ही नहीं। जमींदार हड़बड़ाकर बोला, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको जरूर खेत बेचना चाहता हूं, तभी तो एक से एक बढ़िया खेत दिखा रहा हूं। गोलू झा ने अपनी छोटी को एक बार ऐंठते हुए कहा, तो फिर जल्दी कीजिए, शाम होने वाली है। अगर आपने खेत नहीं दिया तो मैं किसी दूसरे गांव में जाकर जमीन खरीद लूंगा। जमींदार अब कुछ हड़बड़ाया और सोचने लगा कि अगर यही मौका हाथ से निकल गया तो शायद दुगने दाम वाला ग्राहक फिर न मिले। तब वह गोलू झा को उस खेत पर ले गया जो उसने हाल ही में रामदीन से खरीदा था। खेत पर पहुंचकर जमींदार बोला, ये देखिए, ये खेत बहुत ही बढ़िया है, आप इसे खरीद लीजिए, और वह भी बिना किसी चिंता के। गोलू झा ने उस खेत को एक बार गौर से देखा,
फिर भौहें चढ़ाते हुए अजीब सी शक्ल बना ली, जैसे वह उस खेत को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ हो। जमींदार ने पूछा, क्या हुआ पंडित जी? ये खेत तो बहुत ही अच्छा है, आप इसे ले लीजिए। गोलू झा झल्लाते हुए बोले, अरे ये खेत लेकर क्या मैं अपने जीवन को खराब कर लूं? जमींदार थोड़े झुंझलाए, क्या हुआ, आपको ये खेत पसंद नहीं आया? गोलू झा ने जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं ये खेत कभी नहीं लूंगा। ये खेत एक गलत दिशा में है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये खेत बिल्कुल बंजर है, इस पर कुछ भी पैदावार नहीं होती। पूरा साल मेहनत करने के बाद तब जाकर बहुत थोड़ा सा अनाज पैदा होता है। क्यों, मैं सही कह रहा हूं ना? गोलू झा की बात सुनकर जमींदार चौंक गया और सोचने लगा, अरे इन्हें यह सब कैसे पता? जो कुछ भी यह बता रहे हैं बिल्कुल सच है। इसके बाद गोलू झा कहने लगे, ये खेत जिसके पास भी होता है वह हमेशा परेशान ही रहता है। कुछ ही समय के भीतर उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता है। सच कहूं तो मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा है कि इस खेत के मालिक बनने के बाद भी जमींदार जी, आप अब तक इतने मालामाल कैसे बने हुए हैं? यानी कि मेरी समझ से यह खेत आपके पास अभी नया नया ही आया होगा। जमींदार ने थोड़ी झेंपते हुए जवाब दिया, हां पंडित जी, ये खेत मैंने बस 2 दिन पहले ही खरीदा है। गोलू झा ने भौहें चढ़ाते हुए और चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान लाते हुए कहा, बस अब 6 महीने और देख लीजिए। ये खेत तो क्या, आपको अपने बाकी के सारे खेत भी एक एक करके बेचने पड़ जाएंगे। ये खेत जीवन में बरकत नहीं बल्कि बर्बादी लाता है। जमींदार की चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। वो घबरा गया और बोला, ऐसा मत कहिए पंडित जी, बल्कि आप तो इतने ज्ञानी हैं। आप ही मुझे कोई उपाय बताइए कि मैं क्या करूं। अब तो आप ही मेरा सहारा हैं। गोलू झा ने आंखें मिचमिचाकर जमींदार की ओर देखा और बोले, देखिए, आपने यह खेत बहुत ही सस्ते में खरीदा होगा। मेरी मानिए तो अगर इस खेत की असली कीमत 4000 सिक्के होती तो आपने शायद इसे मात्र 1000 सिक्कों में खरीद लिया होगा। अब जमींदार के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये पंडित जी इतना सब कुछ कैसे जानते हैं। वह अचंभित होकर बोला, हां, आपने बिल्कुल सही कहा, यही सौदा हुआ था। गोलू झा ने गहरी सांस ली और कुछ क्षण चुप रहने के बाद बोले, बस अब समझ लीजिए कि आपकी जिंदगी में अंधेरे बादल मंडराने शुरू हो गए हैं। अब आपकी तरक्की रुकने वाली है। खैर, अब मुझे अपनी चिंता करनी चाहिए। मैं तो कहता हूं अपनी भलाई इसी में है कि मैं यहां से निकल जाऊं और किसी और गांव जाकर खेत खरीद लूं। जमींदार ने बड़ी ही विनम्रता से कहा, पंडित जी, आप जैसा कह रहे हैं वह सब ठीक है, लेकिन कृपा करके मुझे यह तो बताइए कि क्या इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय है? गोलू झा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, देखिए, वैसे तो इस खेत का कोई ठोस या गारंटीकृत उपाय नहीं है, लेकिन फिर भी आप कम से कम एक काम तो कर ही सकते हैं, और वह ये कि इस खेत को अभी के अभी बेच दीजिए। उन्होंने आगे कहा, अब अगर आप इसे किसी को बेचेंगे तो शायद कोई ज्यादा से ज्यादा आपको 200 सिक्के दे देगा, लेकिन यदि आप ज्यादा लालच में पड़कर उससे ऊपर मांगेंगे तो न केवल खेत नहीं बिकेगा बल्कि उल्टा आपकी मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। गोलू झा थोड़ी देर चुप हुए और फिर गंभीरता से बोले, और हां, एक बात और, इस खेत को बेचने में ज्यादा समय मत लगाना। मैं तो कहता हूं जितनी जल्दी हो सके इसे बेच दो। अगर कल की जगह आज ही बेच सको तो आज ही बेच दो, गोलू झा ने दृढ़ता से कहा। जमींदार ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, लेकिन इतनी जल्दी यह खेत मैं किसे बेचूं? इतना बड़ा सौदा किसी को अचानक कैसे करूं? गोलू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जिससे खरीदा है उसी को बेच दो, और याद रखो, आज के आज ही बेच दो। जितनी देर करोगे उतनी ही मुसीबत बढ़ेगी। अगर अभी भी संभल गए तो तुम्हारा बेड़ा गर्क होने से बच जाएगा। और हां, अब मुझे मत रोकिए, मैं तो जा रहा हूं, कोई दूसरा खेत देखूंगा। इतना कहकर गोलू झा वहां से उठे और तेज कदमों से निकल गए। अब जमींदार पूरी तरह से सोच में पड़ गया। वह बड़बड़ाने लगा, इस खेत की वजह से ही रामदीन के हालात बुरे बने थे, और अगर मैंने भी इसे जल्दी नहीं बेचा
तो शायद मेरा भी वही हश्र होगा। इससे पहले कि सब कुछ हाथ से निकल जाए, मुझे फौरन कोई फैसला लेना होगा। थोड़ी देर तक जमींदार अपने आंगन में टहलता रहा, फिर तुरंत ही अपने नौकर को भेजकर रामदीन को बुलवाया। कुछ ही देर में रामदीन उसके सामने खड़ा था। जमींदार ने सीधे सीधे बात शुरू करते हुए कहा, देखो रामदीन, यह खेत तुम्हारे पुरखों की निशानी है। मैं चाहता हूं कि यह खेत अब दोबारा तुम्हारे ही पास चला जाए। इसमें तुम्हारा अधिकार भी बनता है और मेरी आत्मा भी तभी शांत होगी जब यह खेत तुम्हारे हाथों में लौटेगा। रामदीन ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, लेकिन जमींदार जी, अब तो मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। मैं बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहा हूं। इस समय तो मैं आपको केवल 200 सिक्के ही दे सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। जमींदार ने गंभीरता से उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर बोला, कोई बात नहीं रामदीन, तुम 200 सिक्के ही दे दो, लेकिन यह खेत मुझसे ले लो ताकि मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊं। रामदीन ने थोड़ा आश्चर्य से देखा, फिर दौड़ते हुए घर से 200 सिक्के लाया और जमींदार के हाथ में रख दिए। जमींदार ने खेत के कागजात उसे सौंप दिए और अब वह खेत फिर से रामदीन का हो गया। रामदीन की आंखों में चमक लौट आई थी। वह बेहद खुश था। उसका चेहरा प्रसन्नता से दमक रहा था। जैसे ही सौदा पूरा हुआ, वह सीधा गोनू झा के पास पहुंचा और उनके चरणों में झुक गया। पंडित जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आपकी वजह से ही मेरा खेत मुझे वापस मिल गया, और इतना ही नहीं, अब मेरे पास 800 सिक्के भी हैं। गोलू झा मुस्कराते हुए बोले, धन्यवाद कैसा रामदीन, पड़ोसी होने के नाते मैंने केवल अपना फर्ज निभाया है। तुमसे जो बन पड़ा वो तुमने किया। गोलू झा ने आगे कहा, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, घबराकर कभी भी निर्णय मत लेना। अगर तुम खुद अपने फायदे और नुकसान को नहीं समझोगे तो कोई और क्यों समझेगा? उल्टा दूसरा तो तुम्हारे नुकसान की ही ताक में बैठा होगा। दुनिया का यही दस्तूर है। रामदीन ने सिर हिलाते हुए गंभीर स्वर में कहा, मैं अब समझ गया हूं पंडित जी कि हालात जैसे भी हों, हमें अच्छी तरह से सोच समझकर ही कोई भी फैसला लेना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। राधे राधे।